अस्सलाम वालेकुम क्लास. होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ. भाई लास्ट टाइम क्या पढ़ा था आप लोगों ने? देखें, सबसे पहले तो ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा. उसका रीज़न ये है कि ताकि आपके पास मेरे फर्दर मोर लेक्चर्स आते रहें, आप लोग को ये कन्फ्यूजन ही ना हो कि भाई हमारे पास लेक्चर ना आए. ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ मैं हर चीज़ को डिफ़ाइन करती हूँ. और कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स से बेटे आस्क पूछे, क्वेश्चंस पूछे. आई एम हेयर टू गिव यू आंसर्स. ठीक है, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम सेल्फ असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस दिए थे. मैंने पूछा था प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज या ज़ीरो चार्ज क्यों होता है. अच्छा, ये क्वेश्चन 4 का आंसर तो सबको ही बताएगा. अभी हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, 3 मेथड जिसके आंसर है. बेटा एक बात याद रखना, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो याद रखना कि जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस है ना, ये कंसेप्ट बेसिस है. जो 9 में मिस्टेक्स करके आए हो ना आप लोग, वो मैं यहाँ मैट्रिक में नहीं करने दूँगी. मैं इन सब का टेस्ट लूँगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे होते हैं ये चीज़ भी अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं. हमने पूरे 3 जो थे एक्सपेरिमेंट्स, 3 से 4 एक्सपेरिमेंट्स पढ़कर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को समझा. 1 और 2 लिटिल बिट ट्रिकी थे, लेकिन बेटा याद रखना प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, इसके ऊपर जो भी चार्जेस आ रहे हैं ना, वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से आ रहे हैं और उसको हम कहते हैं कॉर्क. ठीक है, कॉर्क्स की वजह से इसके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं. अब यहाँ देखें, प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता हैगा और वो चार्ज 1 क्यों होता हैगा. एक बात है ना, अभी तो पढ़ा था भाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. ठीक है भाई, क्यों होता है? क्योंकि देखो प्रोटॉन जो है ना वो 3 कॉर्क्स से मिलके बना है. ठीक है, वो 3 कॉर्क्स कौन कौन से? 2 कॉर्क्स अप है और 1 कॉर्क डाउन है. 2 अप कॉर्क एंड 1 डाउन कॉर्क. जो अप कॉर्क है उसकी वैल्यू होती है 2/3e. ठीक है, और जो डाउन कॉर्क है उसकी होती है -1/3e. बेटा अगर मुझे निकालनी है प्रोटॉन की वैल्यू तो मैं सिंपली क्या करूँगी, इन तीनों को, यानी जो इसकी अप की वैल्यू है, जितने भी अप की वैल्यू इसकी क्या है, अप की वैल्यू है इसकी 2/3. इस वाले अप की वैल्यू क्या है 2/3. डाउन की वैल्यू क्या है 1/3. ऐसा ही है. मैंने इन सबको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 3 आ गया. 3 का टेबल पढ़ लो. 3/3 हमारे पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन. तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही, नेगेटिव नहीं आ रही है. ठीक है, तो एक चीज़ से तो इससे हमें पता चल गया कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है. देखो, चार्ज हम लोग बिलीव करते हैं, द चार्ज इज़ बिलीव टू बी फ्रॉम द चार्ज ऑफ कॉर्क्स. हम ये बात बिलीव करते हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि चार्ज जो है वो बेसिकली कॉर्क्स के ऊपर मौजूद होने वाले चार्ज से आता है. अब आप देखो प्रोटॉन के पास 2 अप चार्जेस है, यानी उसके पास पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं. सबसे पहले तो ऐसे ही समझ लो. ठीक है, प्रोटॉन इज़ मेड अप ऑफ 2 अप कॉर्क्स विद 2/3 पॉजिटिव चार्ज ऑन ईच एंड 1 डाउन कॉर्क विद 1/3 नेगेटिव चार्ज ऑन ईच, -1/3 नेगेटिव चार्ज ऑन ईच. आपने वैल्यू निकाली, आपके पास वैल्यू 1 आ गई. न्यूट्रॉन जो है वो मेरे पास किससे बना हुआ है, न्यूट्रॉन इज़ मेड अप ऑफ 2 डाउन कॉर्क्स एंड 1 अप कॉर्क्स. अब आप ज़रा देखो न्यूट्रॉन का आपके पास क्या आएगा. न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होगा U प्लस D. ठीक है, अच्छा भाई, U की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, U की वैल्यू आपके पास है 2/3 क्योंकि वो पॉजिटिव है. D हमारे पास नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव 1/3. ये भी नेगेटिव 1/3. आप इसका एलसीएम ले लें, यहाँ आ जाएगा 3 और ऊपर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ 2 -1 -1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0/3 आ जाएगा. आएगा ना, इतनी तो मैथ्स आती होगी. अब मैट्रिक में आ गए हो, आती होगी. अगर मैं सुस्तानी से पढ़ के आ रहे हो तो यकीनन आती होगी. तो क्या आंसर आ रहा है 0. अब पता चला न्यूट्रॉन के ऊपर ये कॉर्क क्यों आता है. मुझे ये बात कब पता चली थी, मुझे इतना अच्छे से किसी ने नहीं बताया था. जब मैं अपना एमकेट का पेपर, मेडिकल का पेपर जो बेसिकली दे के आ चुकी थी और फर्दर आगे और टेस्ट देने थे मुझे, तब मुझे सर पढ़ाते थे. तो तब मुझे सर ने ये वाली बात बताई थी कि कॉर्क्स भी कुछ होते हैं. मुझे नहीं पता था. मतलब आप सोचो, आप अभी जिस लेवल पे मैट्रिक पढ़ना, आपसे 2 साल सीनियर थी मैं, 2 से 2.5 साल सीनियर थी, तब जाके मुझे बात पता चली थी. और आप लोगों को अभी से बात पता है. तो ये सारी बातें आपको अभी से क्यों पता है, इसलिए क्योंकि मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ बेटा, ये सारी बातें आगे एमकेट ईकेट आपके आगे के लेवल के लिए.
अभी तो MK DCAT भी मेरी बात नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन अपनी लाइन को क्लियर समझो। जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ मैं बता रही हूँ, उसको घोल के पी लो, उसको अपने जहन में बिठा लो। रट्टा नहीं लगाना है, समझ समझ के पढ़ना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना चैप्टर बुक को खोल के रिवाइज़ करोगे, उतनी अच्छी ग्रिप होगी, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, देखो मैंने आपको बताया था हमारे पास चार्जेस कैसे बनते हैं, हमारे ऊपर क्या क्या मेथड होता है, हाउ बॉडीज़ गेट चार्ज। बॉडीज़ जो चार्ज होती है ना, वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी आपकी बुक में नाम आया नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ। इलेक्ट्रिफिकेशन के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। मैंने एक बॉल के थ्रू आपको ये करके दिखाया था पिछले लेक्चर्स में। और बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम क्या करते हैं, हम चार्जेस को ऐसे अरेंज करते हैं कि जो न्यूट्रल बॉडी होती है ना, उसको एक चार्ज बॉडी के पास लेकर आते हैं और उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि किसी चार्ज बॉडी के पास एक ऐसी बॉडी को लेकर आते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा यहाँ आते हैं, आपको A और B नज़र आ रहे हैं, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, हम इसके पास A के बॉल लेकर आए, सही है। आपसे कहा गया आपके पास 2 स्फीयर्स हैं, एक A एक B। जब आप इसके पास एक ऐसे बलून को लेकर आते हो, ये एक बलून है, ठीक है, ये वाला एक बलून है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जब आप इसको इसके पास लेकर आओगे स्फीयर्स के पास, तो आप देखोगे कि जो भी स्फीयर्स के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। मैंने अभी पिछले लेक्चर्स में भी चीज़ करके दिखाई थी। और जो B है ना, इस पर नेगेटिव चार्जेस दूर जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास चार्जेस आ गए, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने माइग्रेट किया तो स्फीयर 1 आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि आप स्फीयर 1 के पास कौन सा चार्ज लाए हो, नेगेटिव चार्ज लाए हो। तो स्फीयर 1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा और स्फीयर भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से आप किसी के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस बनाते हो। अब क्या होगा, जैसे इनके ऊपर चार्जेस आ गए, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आ गए, अब ये दोनों स्फीयर्स भी एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, दूर फेंक देंगे, एक दूसरे से दूर कर देंगे, ठीक है। तो बस ये सिंपली जो इन्होंने इतनी सारी बात लिखी उसके अंदर यही बात है। मैंने आपको इसको शॉर्टली बता दिया, लेकिन आप लोगों ने इसको डिटेल में स्टडी करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि चार्जेस को बनाना है, कैसे बनाना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके पास लेकर आएँ, ठीक है। यानी कि इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को टच किए बगैर, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे इंडक्शन पढ़ाया है ना, उसी चीज़ को और डिटेल में बता दिया। सब पढ़ के आ चुके हो, अगेन बता रहे हैं ये लोग। अच्छा भाई, ट्राइबो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फार्मूला ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ करंट इज़ Q = I × T। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को ये वाला फार्मूला तो यूज़ करवाया था ना, ऊपर चार्ज और क्वांटाइज्ड वाला, और मैंने बताया था क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट स्पेलिंग गलत हो गई, डिस्क्रीट पैकेट्स। ये जिन सर से मैंने कॉर्क्स पढ़ा था ना, उन्हीं का सर है, उन वो भी स्पेलिंग्स गलत लिखते थे, मैं भी उन्हीं की वजह से लिख रही हूँ, ठीक है। मेरी मिस्टेक नहीं है भाई। तो डिस्क्रीट पैकेट्स मतलब कि इनकी जो एनर्जी है वो कैसी है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास किसी भी चीज़ के ऊपर जो फार्मूला होता है ना, ये तो हमारे पास क्या निकालने का फार्मूला था कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, तो चार्ज जो है वो निकालने का था हमारे पास, ठीक है। अगर हमने किसी चीज़ का करंट निकालना है ना, करंट निकालने का फार्मूला होता है I = Q/T। T को स्टेप ले जाऊंगी तो I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे भी हम Q निकाल सकते हैं। या तो हम Q इस फार्मूले से निकाल लें या इस फार्मूले से। देखो, हम ना एक फार्मूले से ना बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे Q = I × T, यानी कि इसके अंदर Q गिवन है, आपको I गिवन है और T गिवन है। अगर मैं आपको I और T की वैल्यू दे दूं तो आप क्या निकाल सकते हो, आप Q निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको I और Q की वैल्यू दे दूं तो आप T निकाल सकते हो। अगर मैं आपको Q और T की वैल्यू दे दूं तो आप I निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको फॉर्मूले में वैल्यू दूं N की और E की, ठीक है, और मैं आपको वैल्यू दूं T की, और मैं आपसे बोलूं इसमें से करंट निकालो, कैसे निकालोगे?
सबसे पहले तो N और E से आप निकालोगे Q की वैल्यू, फिर Q और T से आप निकाल लोगे भाई I की वैल्यू। कितना आसान है, समझ आई ये बात, ये तरीका होता है। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है ना, ये हमारे पास एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ की पोलैरिटी या नेचर ऑफ चार्ज, ये डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है कूलम की, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ देखें, ये गोल्ड लीफ हैं आपके पास, लीव्स हैं। ठीक है, ये लीव्स है आपके पास, एक्सपेरिमेंट है ये। इसमें आप यहाँ पॉजिटिव लेके आए, जब आप पॉजिटिव लेके आएंगे तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर, इसके पॉजिटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव चार्ज इसको अलग अलग दूर दूर रिपेल करना शुरू कर देंगे। यानी कि आपने क्या करना है, सिंपली इसको अगेन समझो। आपके पास एक ब्रास की डिस्क है, ठीक है, आपके पास ब्रास की रॉड है और ये गोल्ड लीव्स है। ठीक है, ये दोनों गोल्ड लीव्स है, सही है। मेटल फॉइल है जो अर्थ से अटैच हुई हुई ग्लास की बॉटल है, सही है। आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप है, ये जो आपकी डिवाइस है, किस चीज़ पे बनी हुई है? ये एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर, वो चार्ज इंडक्शन है, इंटरनल स्ट्रक्चर है एलिमेंट्स का, कंसेप्ट है रिपेल कि किस तरह से रिपेल करता है। आप इससे सारी चीज़ें समझेंगे। द फोर कंसेप्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप वर्किंग प्रिंसिपल। यानी कि आप सिर्फ इस डिवाइस की वर्किंग को समझेंगे तो आपको क्या क्या पता चल जाएगा। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा एलिमेंट्स का, आपको दूसरा ये पता चलेगा कि चार्ज इंडक्शन क्या होता है, तीसरा आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा मेटल के एलिमेंट्स का, और कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि कैसे वो एक दूसरे को रिपेल करने। ये चार चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है, आपने क्या किया, आपका इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो मेटल डिटेक्टर नोब है। ठीक है, टॉप के ऊपर आपने क्या करना हैगा, यानी कि उसके ऊपर जो टॉप पर ना एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ, ये जो है ना, ये आपके पास है मेटल डिटेक्टर। ठीक है, आपने क्या करना है, और वो मेटल डिटेक्टर के नीचे ना ये दो लीव्स लगे हुए हैं, गोल्ड लीव्स, जो अभी मैंने बताए थे। ठीक है, आपने क्या करना है, जब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो मेटल लीव्स जो है ना, वो एक दूसरे के साथ आपस में बस हैंग हुए हैं, ना दूर जाने हैं ना करीब है, बस हैंग हुए हैं, क्योंकि न्यूट्रल है ना। अब आपने क्या किया, आपने पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया इलेक्ट्रोस्कोप के मेटल के ऊपर। ठीक है, विच माइग्रेट अपवर्ड आउट ऑफ द लीव्स। यानी कि आप ये देखेंगे, ये आपके पास था नेगेटिव। ठीक है, आप नेगेटिव बॉडी को पास लेकर आए, तो ये जो है ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इस जगह पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम अभी पीछे पढ़ के आ रहेंगे इंडक्शन में, और नेगेटिव चार्जेस यहाँ जमा हो जाएंगे। ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर भी आएंगे और इन दोनों लीव्स पे भी नेगेटिव आएंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर देगा। ठीक है, सिंपली बस यही एक्सपेरिमेंट है, इसको पढ़ना खुद से। ठीक है, और फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लेना, इसकी एनिमेशन वीडियोस देखना। अच्छा, इसके अंदर ये पूछ लेंगे कि जब आप चार्ज बॉडी को करीब लेकर आते हो इलेक्ट्रोस्कोप के तो क्या होता हैगा। ठीक है, हाउ कैन वी चार्ज एन इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे चार्ज कर सकते हैं। अभी चार्ज किया था। कौन सी डिवाइस जो होती है वो यूज़ की जाती है ये मालूम करने के लिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या नहीं। अगर मुझे मालूम करना था कि लीव्स जो हैं, गोल्ड लीव्स, वो चार्ज हैं या नहीं, तो मैं कौन सी डिवाइस यूज़ करूँगी, इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करूँगी। ठीक है, अच्छा भाई, यानी हमें देखो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे लिखी हुई बात कि इलेक्ट्रोस्कोप कैन नॉट टेल वेदर अ चार्ज आइटम इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमें ये नहीं बताएगा कि जो हमारे पास ये मौजूद है लीव्स, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताएगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद हैं। इंशाल्लाह लेक्चर 4 के अंदर हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो होगा हमारे पास कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ के बाद हमारे पास एक और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अच्छा खासा बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो कि मिस आपने इतना शॉर्टली किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया, हमें इसको और डिटेल में डिफ़ाइन कर दें, तो भी मैं आपको समझा दूँगी। वैसे इसको 2-3 दफ़ा रीड करना तो आ जाएगा समझ, इतना कोई मुश्किल नहीं है।
अगर कोई भी मसला हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लिएगा, सही है। और आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स का बताया हुआ है, आप लोगों को उसको अगर ज्वाइन करना है तो आप मिसेस तानी के नंबर पर कांटेक्ट करें तो वो आपको ऐड कर देंगी। उस ग्रुप में मैं ख़ुद बच्चों को गाइड करती हूँ, ठीक है। तो कोई भी मसला, कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।